के अलावा एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है। ये शॉर्ट नहीं है, मैं पेन से लिख दूंगा कि आपके 92% मार्क्स आएंगे, कल आपके साथ ये होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक्चुअली कर्मा बेस्ड थ्योरी है एस्ट्रोलॉजी। अब कर्मास में क्या होता है, हमारे दो तरीके के कर्मास है। पहला एक कर्म है कि हम जब इस दुनिया के अंदर आए, तो जब आए तो हम किस लिए आए, हमने पिछले कई जन्मों में हमारे कुछ कर्मास किए थे, और वो कर्मास हमारे इस तरीके थे कि हमें मोक्ष नहीं मिल सकता था। हमारे खराब कर्मों का लेखा जोखा बाकी था, इसलिए इस जन्म में हम आए। और जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन एक स्काई के अंदर आपका एक, जहां पर भी ग्रहों की जो स्थिति थी जिस राशि में, उसके बेसिस पर आपकी जन्म कुंडली फॉर्म हो गई। और जन्म कुंडली को लेकर हम जनरली घूमते रहते हैं और हम ये सोचते हैं यही सब कुछ है। सब जितने भी प्रेडिक्शन देते हैं, कोई ये बताता नहीं है कि ये जन्म कुंडली ही सब कुछ नहीं है। ये आपके पूर्व जन्म कर्मों का लेखा जोखा है। जब आप इस जन्म के अंदर एंटर हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस जन्म में आप जो कर रहे हो उसका आपको कोई फल ही नहीं मिलेगा, या जो आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन जो आपका प्रारब्ध आप लेकर आए हो उसके बेस पर आपकी जिंदगी गुजरने वाली है। यह 100% गलत कंसेप्ट है। आपके इस जन्म के कर्मास आपकी कुंडली को मॉडिफाई कर देते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हम जो प्रेडिक्शन देते हैं वो हर समय पर सही नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हम इस जन्म के कर्मास के बारे में नहीं जानते। हम तो जन्म कुंडली के बेसिस पर प्रेडिक्शन देते हैं, और जन्म कुंडली पूर्व जन्म से आप क्या लिखा कर लाए हो उतना भर बताती है बस। मगर इस जन्म में आपने अच्छे बुरे जो भी कर्मास किए हैं। अब एक दूसरी स्थिति आती है। मैं आज की क्लास इंट्रोडक्टरी टाइप होगी, अगली क्लास से मैं आपको ट्रबल में लेकर आऊंगा, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है, हम समझेंगे। तो क्योंकि बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए जब भी हम कर रहे हैं। भृगुनंदी नाड़ी हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं शुरू की 5-10 मिनट के अंदर आपको ये बताऊंगा। अब हम जब करंट कर्मास में आ जाते हैं, इस जन्म के अंदर आ जाते हैं, कर्मास थ्योरी पर बेस्ड है, तो कर्म में फल हमें मिलने ही मिल रहे हैं। अब कर्म में जब आप कह सकते हो कि भाई हमारी कुंडली में तो लिखा ही हुआ है कि हम तो इस जगह पर पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचेंगे वो आपके हाथ में नहीं है, आपके माँ बाप विधाता ने डिसाइड किए हैं। आप गरीब के घर में जन्म लोगे, अमीर के घर में जन्म लोगे, यूएस में जन्म लोगे, इंडिया में जन्म लोगे, कहीं और भी अफ्रीका में जन्म लोगे, ये ईश्वर डिसाइड करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको ईश्वर ने डिसाइड किया, आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन में उसने छोड़ दिया, आपको मजदूर बना दिया या आपको एक आईएएस ऑफिसर बना दिया, ये विधाता का काम है आपको क्या बनाना है। मगर उस सिचुएशन में आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो उसमें विधाता का कोई रोल नहीं है, आपका रोल है। ये आपके कर्मास हैं, आप उस जगह पर किस तरीके से कर्मास कर रहे हो ये आपके हाथ में, और उसके बेसिस पर आपके जीवन की जो जो भी आपकी यात्रा है वो मॉडिफाई होती है पूरी तरीके से। आप चाहे एक मजदूर भी हैं, मगर आप ईमानदारी से डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो आपका एक अलग ऑरा होगा, आपका एक अलग स्तर होगा, और लोगों के सामने आपकी अलग इमेज होगी, आपको उसके अलग तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। आपको किसी कितनी भी अच्छी सिचुएशन में डाल दिया, आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, मगर वहां पर बैठकर आप करप्शन कर रहे हैं, 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, ये ईश्वर ने नहीं डिसाइड किया है। ईश्वर ने आपको आईएएस बनना डिसाइड किया है। बाकी जो उस सिचुएशन में आप जो कर्मास कर रहे हो, वो कर्मास आपको ईश्वर ने नहीं डिसाइड किए, वो आपने कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया ईश्वर ने ले जाके प्रारब्ध से, मगर एज ए प्राइम मिनिस्टर वो क्या करेंगे वो उसे गाइड नहीं कर रहे हैं। वो उनके ऊपर है कि वो उस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उससे आपकी जिंदगी बदलेगी। सब कुछ ईश्वर करता तो फिर तो जरूरत ही क्या थी हमें। हम अगले जन्म में जाएंगे, मोक्ष की कामना करते हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष का रास्ता क्या है कि हम सही रास्ते पर चलेंगे तो मोक्ष मिलेगा। जब सब ईश्वर ने ही कुंडली में लिख दिया तो हम रास्ता कैसे चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, मगर हम कर सकते हैं, ध्यान रखना हमेशा। इसलिए आपकी जो जन्म कुंडली का जो चित्र है वो केवल आपकी 40% बात बताता है। 40% काम आपके अपने हाथ के अंदर है, और 20% आपके एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हमारी लाइफ का जो ओवरऑल जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं 100, उसमें से 40% आपका उस दिन डिसाइड हो गया जिस दिन आप पैदा हुए थे। बाकी का 40% आपके अपने करंट जन्म कर्मास पर डिपेंड करेगा, और 20% आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हम क्या है, ऋणानुबंधन में भी बंधे होते हैं। ऋणानुबंधन क्या होता है? मेरे जो माँ बाप हैं वो एक ऋण है मेरा। मेरा कौन बहन होगा, कौन भाई होगा, हमारा आपस में कनेक्शन है। बगैर कनेक्शन के कोई बहन भाई नहीं हो सकता, इवन कोई पड़ोसी भी नहीं हो सकता, या इवन आप और मेरा भी कनेक्शन है, तो आप मेरे से पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बगैर कनेक्शन के, आप कहाँ के रहने वाले हो, मैं कहाँ का रहने वाला हूं, हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है पिछले जन्म का, इसलिए हम एक दूसरे से आज इस क्लास के अंदर कनेक्ट हुए हैं। अब उसका भी मेरी लाइफ पर और आपकी लाइफ पर असर पड़ेगा।
मैं आपको क्या बता रहा हूं उससे आप कुछ सीखोगे, उससे आप कुछ ज्ञान लोगे। इसलिए जो 100% जो रिजल्ट होते हैं, तो ये माइंड में आप क्लियर कर लीजिए। जब तक ये माइंड में क्लियर नहीं है, मैं बता रहा हूं फिर भी आप में से अधिकतर नहीं मानोगे इस बात को, कि वो हम उस केवल जिसको जन्म पत्री जिसे बोलते हैं उसके बेस पर प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं, और हम गलत भी हो जाते हैं। तब हम सोचते हैं शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता। हम सारा कुछ मान रहे हैं कि ये जन्म पत्री है। अब उसका एक दूसरा रास्ता है, करंट जन्म कर्मांश के लिए प्रश्न कुंडली को एनालाइज किया जाता है। प्रश्न कुंडली आपके करंट जन्म कर्मांश को इंडिकेट करती है। तो जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली को यदि आप मिलकर एनालिसिस करो तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में 80% प्रेडिक्शन दे सकते हो। एक तीसरा और मैं क्राइटेरिया यहां पर बताता हूं, देश काल पात्र। कभी भी किसी भी ब्लाइंड कुंडली को एनालिसिस करने की गलती ना करें कि आपको एक कुंडली लाकर दे दी और उसके अंदर आप नारद मुनि बनकर सब कुछ बताना शुरू कर दो। वो अपना आप में बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप ये जरूर पूछिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली है उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसका क्या प्रोफेशन है, और बाकी सारी चीजें उससे आप बात करें। इसके बाद उसकी कुंडली को आप एनालिसिस करें, तभी आपका सही आंसर आएगा। उसका मैं कारण बता देता हूं कि 10 बजे अंबानी का बेटा भी पैदा हुआ था और उस दिन लेबर का बेटा भी पैदा हुआ था। ये दोनों की एक जैसी कुंडली है, दोनों की एक जैसी कुंडली है, दोनों की हम सेम प्रेडिक्शन कैसे दे सकते हैं? ये तो है नहीं कि वो आइसोलेटेड समय पर पैदा हुआ था। मुकेश अंबानी जिस समय पर पैदा हुआ दुनिया में और कोई हुआ ही नहीं। एट द सेम मोमेंट पता नहीं कितने सारे लोग पैदा हुए थे। हर मोमेंट लाखों लोग पैदा होते हैं, तो 1-2 मिनट के अंदर अंदर में कितने ही लोग पैदा हुए हैं, तो सभी का भाग्य भी सेम नहीं है। उनका प्रारब्ध स्टिल डिफरेंस है। इसलिए देशकाल पात्र के बगैर आप कोई भी प्रेडिक्शन ना दें। ये मैंने आपको इन जनरल इनिशियली कुछ एक बातें बताई है। अब आ जाते हैं हम हमारे कोर्स पे। हमारा कोर्स है भृगु नंदी नाड़ी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आपकी 3-4 विधाएं पब्लिक डोमेन में है। एक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो वास्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अधिकतर लोग जो सीखते हैं वो सीखते हैं पाराशरी। पाराशरी नॉर्थ इंडिया के अंदर ये ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद क्या हुआ, टाइम के साथ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी साउथ इंडिया में पहले एप्लीकेबल थी। 84 टाइप नाड़ी होती हैं, और भी ज्यादा होती होंगी, मगर 84 मेन नाड़ी होती हैं। वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी साउथ इंडिया के अंदर थी। नॉर्थ इंडिया में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को आज से 25 या 30 साल पहले भी लोग नहीं जाना करते थे, बहुत रेयर थी ये। अभी जब से यूट्यूब वीडियोस आए हैं तब से आप लोग पढ़ने लगे हो, हम पढ़ाने लगे हो। मैं पढ़ाता था आज 25 या 30 साल पहले 2 या 1 स्टूडेंट भी मुश्किल से मिलता था। अब 100-100 200 भी आ जाते हैं एक क्लास में कई बार। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अभी करंटली ज्यादा पॉपुलर हुई है। एक तीसरी एस्ट्रोलॉजी है आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी। अब आपने यदि एक प्रेडिक्टर बनना है तो आपको सभी आनी चाहिए। उसका मैं रीजन बता देता हूं। वैदिक जो है पाराशरी एस्ट्रोलॉजी है, उससे प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई कितना ही क्लेम करता रहे, मगर जो आपका पाराशर एस्ट्रोलॉजी के बेस पर जो रूल्स हैं वो समझ ही नहीं है। आज के समय पर हम उन्हें समझ ही नहीं सकते। कोई दशा ही नहीं लगा सकता, दशाओं का क्या रिजल्ट है उसको भी कोई नहीं बता सकता, ट्रांजिट नहीं बता सकता, क्योंकि उनके जो रूल है वो कॉम्प्लिकेटेड है। देशकाल परिस्थिति के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। आज के समय में उनमें कोई भी चीज नहीं लगती है प्रैक्टिकली। इसलिए उसके बेस पर जो लोग सबसे पहले पाराशरी पढ़ के आते हैं वो भटकते रहते हैं। वो बाद में लौट के आते हैं, भृगुनंदी नाड़ी पर आते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं, और उनसे सीखकर मिल मिलाकर आप एक पूरी तरीके से प्रेडिक्शन दे पाओगे। भृगुनंदी नाड़ी सबसे सिंपलेस्ट एस्ट्रोलॉजी है। आई कहां से नाड़ी, जब एक बार पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया, जो मेन सप्त ऋषि थे, और सप्त ऋषियों को कुछ लोगों की वैसे ही जन्म की डिटेल उन्होंने प्रोवाइड की और उनसे कहा इनके बारे में बताइए और सब चीजों के बारे में बताइए। तो उस समय पर पत्तों पर लिखा जाता था। सप्त ऋषियों ने कुछ जो सूत्रास लिख दिए उन पत्तों पर, उसी से आगे चल के ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई। इसका कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी दुनिया भर में। जो भी है आज के समय पर, हम जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं, जो वर्बली होते थे साउथ इंडिया में, उन चीजों को लिख लिख कर आज हम पढ़ाने लगते हैं। कई तरीके की नाड़ी है, मगर जो आरजी राव सर थे उन्होंने 2 नाड़ियों पर स्ट्रांगली काम किया। एक नाड़ी थी भृगु नाड़ी और दूसरी थी नंदी नाड़ी। और इन्होंने क्या किया, भृगु नाड़ी से भी प्रेडिक्शन प्रॉपर नहीं आती और नंदी नाड़ी से भी प्रेडिक्शन प्रॉपर नहीं आती, तो इन्होंने इन दोनों नाड़ियों को कंबाइन किया और एक अपनी ही डिजाइन की हुई कोर्स थी जिसको हम बोलते हैं भृगु नंदी नाड़ी, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ओरिजिनल आरजी राव सर वाली भृगु नंदी नाड़ी पढ़ाऊंगा। तो जब तक मेरा कोर्स आप में से जिसने भी ज्वाइन किया है, मैं हर बैच में बोलता हूं,
आप इधर उधर जो भी चीज देखेंगे वो हमारी क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी क्लास में केवल वही डिस्कस करेंगे जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रेशन आती है, अलग अलग तरीके के कंसेप्ट आते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग कंसेप्ट लेकर आते हैं। तो यूट्यूब पर आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो अपनी अपनी बातें उन्होंने बनाई हुई है कोर्स को बेचने के लिए, मगर आपको मैं प्योरेस्ट फॉर्म, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म ऑफ BNN भृगुनंदी नाड़ी कराऊंगा। भृगुनंदी नाड़ी बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी है, जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी इसके थ्रू प्रेडिक्शन दे पाएगा। मगर प्रेडिक्शन सीखने के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं दूंगा जिससे कि आप देखते ही प्रेडिक्ट कर पाओगे। आपको खुद काम करने का मतलब है, मैं जो चीज बताऊंगा उसको आप कुंडलियों पर खुद लगाइए, और इसके बाद लगाने के बाद आपको अपना पता चलेगा कि ये कितनी सिंपल एस्ट्रोलॉजी है। इस एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप किसी के बारे में कोई भी सारी बातें बता सकते हो, 1 by 1 A to Z। दूसरी, भृगुनंदी नाड़ी का एक एडवांटेज है, आपके पास किसी का बर्थ टाइम नहीं भी पता है तभी भी सारी प्रेडिक्शन इससे हो जाएंगी। इसलिए हम इसको स्थूल बल्क के एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। बहुत माइन्यूट एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें नहीं पता चलती, आपको बड़ी बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें। आमतौर पर हम किसी व्यक्ति के बारे में सारी बातें, मोटी मोटी बातें बता पाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट बातें नहीं बता पाएंगे। मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूं कि हम चाहें कि बिल्कुल पिन पॉइंट करें कि इस व्यक्ति की मैरिज कब होगी, आप महीने 15 दिन के अंदर में बता देंगे। ये सोचे कि वही किस दिन होगी वो बता पाए, वो BNN के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है, देखिए यहां पर उस समय पर जब ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हुई थी, ये बहुत एंशियंट है, आपका पाराशर जी से बहुत पुरानी है। तो क्या था कि आपका जो प्लैनेट्स के ट्रांजिट वगैरह पता नहीं होते थे पब्लिक डोमेन में। आजकल आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आपके पास मोबाइल सॉफ्टवेयर है, आप 2 मिनट के अंदर देखते हो कि जुपिटर इस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, मून इस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, आज ये वाली तिथि है, आज वो वाली तिथि है, ये प्लेनेट इस डिग्री पर मूव कर रहा है। मगर एंशियंट टाइम के अंदर इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। जो बहुत गिने चुने ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्हें कुछ मेन प्लैनेट्स के ट्रांजिट की जानकारी हुआ करती थी। इतना अंदाजा होता था कि प्लैनेट इस राशि के अंदर है अभी, मगर वो किस डिग्री पर है ये बहुत कम लोगों को मालूम होता था। तो उस समय पर क्या होता था, वर्चुअल माना करते, प्रोग्रेशन मानते थे। वर्चुअल का मतलब, जैसे आपको पता है कि एक जुपिटर पूरी कुंडली के 12 महीने में एक चक्कर लगाता है, आप सबको मालूम है ये चीज। बहुत सॉरी, एक पूरी कुंडली के 12 साल में चक्कर लगाता है, और एक राशि के अंदर 1 साल तक रहता है। मगर क्या 1 साल तक रहता है वो एग्जैक्ट? नहीं, कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, कभी वो रेट्रो हो जाता है, कभी वो डायरेक्ट हो जाता है, और वो कभी राशि बदलता रहता है, जैसे अभी आजकल चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले कैंसर साइन में था, अभी वो जेमिनाइन में आ गया, कुछ दिन पहले जेमिनाइन में था, फिर कैंसर में चला गया। ये चीजें हमें आज के समय पर पता है, मगर उस समय पर ये बातें पता नहीं थी। तो जो नाड़ी के अंदर एक्चुअल ट्रांजिट अप्लाई नहीं किया गया था, और वर्चुअल ट्रांजिट अप्लाई किया गया था, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। और आपको कोई वो उसकी जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। मैं केवल आपको भूमिका बता रहा हूं कि हमें किस तरीके से इसके अंदर आगे बढ़ना है। आप अपनी कुंडलियों पर सबसे पहले अपने परिवारजनों की कुंडलियों पर इन्हें लगाएं, जो मैं आपको सूत्राज बताऊंगा। यहां पर कुंडली के अंदर ना कोई भाव होता है, जैसे आप उसके अंदर देखते हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इसमें कोई हाउस नहीं होता। इसमें केवल 2 चीजों का ध्यान रखना है, ना कोई उच्च होता है, ना कोई नीच होता है, ना कोई कंबस्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। आपको केवल 9 प्लेनेट और उनके सिग्निफिकेशंस मालूम होने चाहिए, और आपको 12 राशियां मालूम होनी चाहिए। ना ही इसके अंदर कोई भाव होता है, ना ही इसके अंदर कोई लगन होती है, कुछ भी नहीं होता है। इट इज ए वेरी सिंपल काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। अभी तक जो मैंने बताया था वो केवल मैंने एक थोड़ी सी भूमिका रखी थी, और इसका अपने कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको एक नॉर्मल जानकारी दी। नाउ आई विल स्टार्ट कि हम भृगुनंदी नाड़ी में आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। जो सीखना चाहते हैं आप में से बहुत लोग शौकिया होते हैं कि 1-2 क्लास अटेंड करेंगे, इसके बाद उनका इंटरेस्ट बनेगा नहीं बनेगा। जो सीखना चाहते हैं वो कुंडलियों पर इसको लगाएंगे, तो आप 20 दिन के अंदर एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो पाराशरी पढ़ गए हैं, उनसे ज्यादा आप केवल 20 क्लासेस में प्रेडिक्शन दे पाओगे, इस बात की गारंटी है। आप में से बहुत लोगों ने कर रखा होगा, कोई आचार्य होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, वो जो प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे, नेक्स्ट 20 क्लासेस में आप 100% उनसे बेटर
प्रेडिक्टर हो गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दोगे, किसी के फाइनेंस से रिलेटेड, किसी की मैरिटल लाइफ के रिलेटेड, किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रिलेटेड, पिताजी के बारे में भी पता चल जाएगा, माता जी के बारे में भी पता चल जाएगा, बहन भाई के बारे में भी पता चल जाएगा, आपको सबके बारे में इसके अंदर पता चल जाएगा। आप फॉरेन जा पाओगे ये भी पता चलेगा, आपको कौन सी बीमारी होगी, कब होगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम बहुत आसानी से मालूम करेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करके इसको आपका शुरुआत करूंगा कि भृगुनंदी नाड़ी किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा कोर्स है BNN कोर्स, बेसिक एंड एडवांस फॉर प्रेडिक्शन। इनोवेटिव ज्योतिष मेरा अपना ग्रुप है 21st सेंचुरी। और सबसे पहले हम गणेश जी की आराधना करेंगे। हमारी शुरुआत है ओम गण गणपते नमः। गणेश जी एक्चुअली इसके आराध्य है क्योंकि केतु देव को हम एस्ट्रोलॉजी का देव मानते हैं और उनके भी जो देव हैं वो गणेश जी हैं। इसलिए हम जब भी आप भृगुनंदी नाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रेडिक्शन देते हो तो आप गणेश जी को जरूर याद करिए। भृगुनंदी नाड़ी के लिए ऐसा माना जाता है कि अदरवाइज आपको ये सही प्रेडिक्शन देने में हेल्प नहीं करेगी। तो ये मैं आपको जो कराने वाला हूँ ये कोर्स है ओरिजिनल बाई RG राव। मैं खुद RG राव से खुद से पढ़ा हुआ हूँ और उनके ओरिजिनल है, नोट्स मेरे प्रिपेयर किए हुए हैं, जो भी वो बताते थे वो मैं लिखता था, उसके बेस पर ये मेरा अपना पर्सनल बनाया हुआ PDF है जो भी कर रहा हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम डॉक्टर महेशानंद जोशी है, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको महेश जोशी बोलता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में कर रहा हूँ 1990 से और मैंने काम किया हुआ है CS पटेल सर के साथ, RG राव, MG पटेल, KN राव जो भारतीय विद्या भवन में यहाँ पर है दिल्ली, और आयंगर सर, इन सभी के साथ अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की हुई है। KP एस्ट्रोलॉजी मैंने कृष्णा मूर्ति जी के इंस्टीट्यूट से सीखा हुआ है। हालांकि कृष्णा मूर्ति जी जब मैंने सीखने लगा था तब तक वो थे नहीं, पर उन्हीं के इंस्टीट्यूट से सीखा हुआ है। मैं आपका टीचिंग करता हूँ, प्रेडिक्शन अब नहीं करता, मैं पहले करता था, काफ़ी साल मैंने किया है, पर अब मैं कुंडली नहीं देखता। टीचिंग ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी, KP एस्ट्रोलॉजी, कस्पल इंटरलिंक, वेरियस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी मैं करा सकता हूँ। प्रैक्टिकली मगर मैं BNN मेनली कराता हूँ, बाकी के स्टूडेंट उतने मिलते नहीं है। एंशियंट वास्तु, मॉडर्न वास्तु एंड मैनी मोर स्पिरिचुअल विद्या में कराता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कई पीढ़ियों से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, मतलब मैं भाई बर्थ एक एस्ट्रोलॉजर आप कह सकते हो, इस तरीके से हूँ। अब आ जाते हैं हम बेसिक फंडामेंटल पर। आपका जन्म क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, इसको हम समझेंगे। प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मार्स जो होता है वो हमारी देह को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी को, फिजिकल जो बॉडी है आपकी, आपका शरीर है, उसे मार्स रिप्रेजेंट करता है। जब हम माँ की कोख के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर बनता है, देह बनता है। देह कई तरीके की होती है, बॉडी स्थूल देह होती है, माइन्यूट होती है, वो एक अलग मैटर है। तो जब हम माँ की कोख के अंदर आते हैं तो वो मार्स की फॉर्म में हम आते हैं और उसके अंदर तभी जब कोई भी व्यक्ति बोर्न होता है तो उसमें आत्मा का प्रवेश होता है जो आपका सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका शरीर को रिप्रेजेंट करता है मार्स और आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं। माँ के गर्भ से बाहर निकल रहे हैं तो दो प्लेनेट आपका रोल प्ले कर रहे हैं। आपके शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर चुकी है। अब जब बाहर निकलेंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम सेपरेट करते हैं बच्चे को माँ से, प्लेजेंटा कट करते हैं उसका, तो उसके बाद वो डॉक्टर उसको जनरली बच्चे को उल्टा करके थपथपाते हैं, इसके बाद वो क्राई करता है, रोता है, तब उसके अंदर एक्चुअली प्राण एंटर होते हैं जो जुपिटर प्राण को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो मानव शरीर में जब पहली सांस आती है तब तक 3 प्लेनेट का रोल होता है जो कि आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं। सबसे पहले आपकी देह बनती है, सबसे पहले देह बनती है, आत्मा उसके अंदर बाद में आती है।
और देह बनती है, वो माँ से अटैच होती है, वो मार्स रिप्रेजेंट करता है उस देह को। उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है उस आत्मा को। और इसके बाद जब वो फर्स्ट क्राई करता है, इंडिपेंडेंट अलग से एक पर्सन बनता है, तो उसके अंदर जीव आता है, उसे हम जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जीव का मतलब यहाँ पर प्राण वायु है, जब वो पहली बार स्वयं सेल्फ अपने आप जब वो सांस लेता है, जब हम उसे रुलाते हैं तो रोता क्यों है, वो उसके लंग्स एक्सपेंड होते हैं पहली बार, तो वो खुद प्राणवायु ऑक्सीजन लेना शुरू करता है, वो जुपिटर है। तो हमारा शरीर इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। इसके बाद क्या होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर रोल किसका आता है, सबसे पहले मून का आता है रोल। मून आपकी माँ भी है, मून आपका मन भी है, और मन और मून इन दोनों का रोल आता है। और आपका मरकरी का रोल आता है आपकी लाइफ के अंदर। मरकरी आपकी बुद्धि है, विद्या है। आपके अंदर जो भी बुद्धि आएगी, धीरे धीरे समय के साथ आपकी बुद्धि डेवलप होगी। आप विद्या का मतलब कोई स्कूल में जाकर कोई डिग्री लेना नहीं है, हम जो भी कुछ सीखते हैं वो सभी कुछ विद्या है। मरकरी, इसके बाद आपके जो खानदान के कजन आपके हैं, जो भी बहन भाई हैं, चाचा ताऊओं के, वो सब मरकरी है। साथ में आपका वीनस का रोल होता है, क्योंकि वीनस यहाँ पर फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी जिंदगी के अंदर शुक्र का रोल होता है, और साथ में सैटर्न आपके सभी तरीके के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या हुआ, माँ की कोख के अंदर मार्स की फॉर्म में बने, इसके बाद हमारे अंदर सूर्य की फॉर्म में आत्मा डली, बाहर निकले हम, बाहर निकल के हमारे अंदर जुपिटर की फॉर्म में प्राण वायु एंटर हुई। आप एक चीज याद रखिएगा, हम जाते भी ऐसे ही हैं। कोई भी व्यक्ति जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता है, बिल्कुल अपोजिट वे में एक इंसान इस जिंदगी से निकलता है। क्या होता है देखिए, जुपिटर सबसे पहले निकलेगा, आपकी प्राणवायु सबसे पहले बाहर निकलेगी। प्राणवायु निकलने के बाद वो शरीर निस्तेज हो जाता है, आत्मा उसके अंदर भटकती रहती है, एनर्जी ढूंढती रहती है। जब तक प्राणवायु नहीं है वहां पर आत्मा कभी नहीं रुकती। आत्मा इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। एनर्जी तभी होगी जब वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, बगैर ऑक्सीजन के कहीं पे भी आपकी आग, अगन, फायर कभी एग्जिस्ट करती नहीं है। प्राणवायु ऑक्सीजन है शरीर से, जैसे ही प्राणवायु निकली या वो फंक्शन बंद हो गया जिससे कि ऑक्सीजन लिया जाता था शरीर के अंदर, अब आत्मा मतलब वो ऊर्जा इधर उधर भटकती है, अल्टीमेटली उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता, वहां पर कोई प्राणवायु नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो आत्मा भी शरीर से बाहर निकल जाती है। मतलब आपका सूर्य बाहर निकल गया, एंड में देह पड़ी रह जाती है। उस देह को हम जो भी है डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है। तो जिस रास्ते के थ्रू हम इस दुनिया के अंदर आते हैं, उसी रास्ते के थ्रू हम इस दुनिया से बाहर भी चले जाते हैं। यहां पर बीच में जो रोल होता है, आना जाना सेम है, देखिए केवल ये एरोस बदल जाती हैं बस। जुपिटर, सन, मार्स। आने में मार्स सबसे पहले है, फिर सन है, फिर जुपिटर है। फिर इसमें जो प्लेनेट आपकी लाइफ के अंदर रोल प्ले करते हैं वो है आपका मून, मरकरी, वीनस और सैटर्न। ये डिफरेंट डिफरेंट के रोल करते हैं, मगर बीच में ये दो लोगों से मिलते हैं। यहां पर प्लेनेट का ही सारा खेल है, इसलिए प्लेनेट को ध्यान से समझना। मिलते हैं राहु और केतु से। अब राहु आपका बीएनएन के अंदर सबसे डेंजरस प्लेनेट है। राहु क्या है, ये इन्हें हम राक्षस प्लेनेट बोलते हैं। तो राक्षस एक्चुअल में कोई भी राक्षस नहीं होता, आप ही राक्षस है, आप ही देवता है। कर्मों पर डिपेंड करता है। जिन लोगों के अंदर अति पराक्रम होता है, जो बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, वही राक्षस होते हैं। क्यों होते हैं देखिए, आपको सुनने में अजीब लगेगा। जिस व्यक्ति के अंदर साधना करने की बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो साधना करता है, और जितने भी राक्षसों के आपने नाम सुने होंगे वो बहुत बड़े साधक थे सब। रावण भी बहुत बड़ा साधक था, कंस भी बहुत बड़ा साधक था, बलि भी बहुत बड़ा साधक था। वो बहुत साधना करते हैं और वो गॉड को, ईश्वर को प्रसन्न कर लेते हैं। इतनी उनके अंदर दृढ़ इच्छा होती है, इतनी ताकत होती है कि वो ईश्वर को वही प्रसन्न कर पाते हैं, देवता नहीं कर पाते। उन्होंने प्रसन्न किया, इसके बाद प्रसन्न किया था, तब तक तो वो देवता ही थे। अब ईश्वर ने जब उन्हें ताकत दान में दे दी, वो वरदान मान लेते हैं कि मुझे कोई ना मार पाए, मुझ में इतनी ताकत आए, पूरी दुनिया को मैं हरा दूं, या जिस तरीके की भी वो वरदान मांगते हैं। जैसे ही वरदान मांगते हैं वो, और वो ताकत मिल जाती है, तो वही देवता राक्षस बन जाता है। राक्षस, तो राक्षस और देवताओं को आप ना तो शक्ल सूरत अलग मानोगे। हम टीवी में देखते हैं राक्षस को ऐसा दिखा देंगे, उसके सर पर सींग होंगे, ऐसी आंखें होंगी, नहीं, वैसे ही होते हैं जैसे देवता होते हैं, वैसे ही राक्षस होते हैं। और उसी तरीके का उनके अंदर सब कुछ होता है, मगर वो उनके अंदर पराक्रम जरूरत से ज्यादा होता है, जिसका वो मिसयूज करते हैं, और उनके कर्म फिर राक्षसों जैसे हो जाते हैं, तब वो भगवान के उसके अंदर आते हैं।
तो राहु और केतु का जो कंसेप्ट है वो क्या था कि ये जब आपका समुद्र मंथन का कार्यक्रम चल रहा था, आप सबको पता है, पर भी मैं थोड़ा सा भूमिका बनाकर इसको बताना चाहूंगा। समुद्र मंथन चल रहा था, तो समुद्र मंथन के केस में देवता और राक्षसों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि समुद्र मंथन में जो भी मिलेगा वो सब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मगर वहां पर देखिए देवता उनसे छल करना चाह रहे थे, वो अमृत खुद पीना चाह रहे थे। स्वरभानु एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था, उसको मालूम था राक्षस को कि ये हमारे साथ दगा करेंगे, और उसको मालूम चल चुका था, तो वो देवताओं की लाइन में आ गया। वहां पर सूर्य और चंद्रमा लगे हुए थे, उन्होंने उसे पहचान लिया, और उसको जो आगे की कहानी आपको पता ही है, भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन अलग कर दी और उसके दो टुकड़े हो गए। मगर तब तक वो क्या है, आपका अमृत पी चुका था, इसलिए वो अमर हो गया। तो जो ऊपर का हिस्सा था, गर्दन के ऊपर का हिस्सा, वो राहु था, और गर्दन के नीचे का हिस्सा केतु था। अब राहु को आपको समझने की जरूरत है। आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों की जड़ राहु है। कलयुग में हर तरफ राहु है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो राहु ही राहु है। राहु की जो सिंपल डेफिनेशन है, जो आज है वो राहु है, जो कल नहीं था और कल नहीं होगा वो राहु नहीं है। मतलब जो आज आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, जिस लालच के पीछे आप भाग रहे हो, आप जिंदगी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। देखिए, आज से 100 साल पहले आज जो जिन चीजों पर आप निर्भर करते हो, इनमें से एक भी चीज नहीं थी। एक भी चीज, जिन भी चीजों पर आप निर्भर करते हो, केवल पंच महाभूत अवेलेबल थे। आपकी एक फसल होती थी, फसल से ही आपके कपड़े बुने जाते थे, बस उसे आप खाते थे और गारे मिट्टी के मकान में रहा करते थे। ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, आपको अजीब सा लगेगा। अब मैक्सिमम 99% तो ऐसा ही था। कोई एक आध परसेंट थोड़ा और अच्छा हो, और 200-250 साल पहले चले जाओगे तो बिल्कुल वही स्थिति थी। ना घरों में बिजली होती थी, ना पानी होता था, सब नेचुरल रिसोर्सेज पर हम डिपेंड किया करते थे। मगर आज जो चीजें हैं, वो जो भी हैं, वो सब राहु हैं। राहु क्या है, देखिए सिर है। सिर के अंदर क्या होता है, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब जो आपको लालच की तरफ लेकर जाती हैं, जो आपके मन के अंदर इच्छाएं क्रिएट करती हैं, वो सभी की सभी आपके मुंह पर होती हैं। आपकी आंखों से आप किसी भी चीज को देखकर लालायित होते हो, वो राहु है। इसके बाद आप स्मेल करके लालायित होते हो, आपको कोई चीज खान पान सूंघकर अच्छा लगता है, यदि उसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। कानों से सुनकर आप लालायित होते हो। तो आपकी जिंदगी में राहु आपके टॉप पर हमेशा बैठा होता है, आपके सिर पर। आप घर से जैसे ही निकलते हो, आप राहु को साथ लेकर निकलते हो। आपके अंदर ईर्ष्या आती है, वो राहु लेकर आता है। आपके अंदर डिजायर क्रिएट होती है, इच्छाएं क्रिएट होती हैं, वो राहु लेकर आता है। आप आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, नाक बंद कर लीजिए, और आपको ऑक्सीजन मिलती रहे, आपके अंदर कोई डिजायर नहीं होगी। आपको कोई बड़ी कार नहीं दिखाई देगी, कोई बड़ा मकान दिखाई नहीं देगा, कोई खूबसूरत आदमी या औरत दिखाई नहीं देगी, किसी के अच्छे कपड़े दिखाई नहीं देंगे, कोई बड़ी दुकान नहीं दिखाई देगी, कोई ज्वेलरी दिखाई नहीं देगी, आपको दिखाई नहीं देगी। तो आपके अंदर इच्छाएं भी नहीं होंगी। तो इच्छाओं का जो कारक है, और इसे हम भ्रम बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, क्योंकि राहु एक बहरूपिया है। वो आपको अलग अलग रूप में दिखाई देगा। आप जैसे ही घर से निकलोगे, राहु आपके साथ आ जाएगा। इसलिए भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर राहु सभी तरीके के कष्टों का कारक है, हर तरीके की परेशानियां, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर जो भी डिजायर क्रिएट करेगा वो राहु क्रिएट करेगा। तो जो भी इच्छाएं आपकी हैं, समझ लीजिए वो राहु की वजह से हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है, जीवन का सत्य यह है कि आप कितनी भी डिजायर कर लीजिए, एंड में आपको रोटी कपड़ा और मकान के अलावा किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, मगर वो बीमार हो जाते हैं, तो पता चलता है कि बेड पे पड़े हुए हैं, और वहां पर उनका पैसा किसी काम नहीं आता, कोई लग्जरी किसी काम नहीं आती, कोई भी चीज किसी काम नहीं आती, और वो केवल एक दो चीजों पर निर्भर कर रहे होते हैं। तो हमारी जितनी भी डिजायर हैं वो यूजलेस होती हैं, मगर ये बात हमें समझ में नहीं आती। इन्हें समझाता कौन है? केतु। केतु यहां पर डिटैचमेंट है, एंड ऑफ एवरीथिंग। राहु बिगिनिंग है हर चीज की। नशा आप करोगे, राहु। चाय पीने का शौक आपको, राहु लगवाएगा। स्मोकिंग करोगे, पहली बार राहु दिखाएगा, ललचाएगा आपको कि करते हैं, धुआं निकल रहा है, कितना बढ़िया है। ड्रिंक करोगे, अरे ये तो इतना कूल है, ड्रिंक कर रहा है, बड़ा बहुत बढ़िया, उसमें आइस डल रही है, आपका राहु आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देगा जिस चीज को आपने देखा नहीं। और कड़वा पानी पी लेते हैं लोग। ड्रिंक, विस्की इज बिटर, कोई टेस्ट नहीं होता, पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर रहा है, लेकर जा रहा है उस जगह पर। और केतु आपको डिटैच करेगा, मगर केतु के साथ परेशानी क्या है, वो हर चीज से डिटैच कर देगा। नौकरी क्यों करूं, क्या करना है? कोई और काम क्यों करूं, नहाना भी क्यों है?
हम कहते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है। स्पिरिचुअलिटी क्या है एक्चुअली? आपको ऐसे वर्ड में ले जाना जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी आपका ज्योतिष क्या है? ऐसे वर्ड में ले जाना जो एग्जिस्ट नहीं करता। ज्योतिष कोई प्रूव कर सकता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता। आप अब में से कोई नहीं प्रूव कर सकता। हम जिस तरीके से उनको पढ़ाते हैं ज्योतिष में, जुपिटर गुरुदेव हैं, मंगल ये है, बुध इसके बेटे बेटी हैं, बेटे बेटी थोड़ी है, वो तो प्लेनेट है। तो उसको हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना वो उस तरीके से है ना उनको प्रूव किया जा सकता है। तो केतु आपको हर तरफ से डिटैच कर देगा, आपके परिवार से डिटैच कर देगा, आपको ऐसी भावनाएं लाएगा कि सब लोग मतलब ही हैं, ऐसे लाएगा। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई से डिटैच कर देगा, आप सोचोगे पढ़ के करना क्या है। आप कोई और काम कर रहे हो तो उससे डिटैच करेगा। हर चीज से केतु आपको डिटैच करता है। कारण क्या है? क्योंकि उसका आंखें नहीं है, उसके नाक नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके मुंह नहीं है। तो ना उसे स्वाद आता है, ना उसे कुछ दिखाई देता है, ना उसे कुछ सुनाई देता है। तो जिसे स्वाद ही नहीं है, और सारी गंदगी उसी में है। क्योंकि हम जो भी खाते हैं गंदगी तो अल्टीमेटली नीचे वाले हिस्से में होती है। तो गंदी गंद है उसके अंदर, तो वो उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में उसका। तो लाइफ के किसी भी पैरामीटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा इस लाइफ से दूर जाने की सोचता है। दूर जाने के रास्ते को हम डिटैचमेंट बोलते हैं। तो हर चीज से आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा। तो हमारी जिंदगी के अंदर जो ये दो प्लेनेट हैं ये सबसे बड़ा क्लेश करेंगे। राहु तो आपको भ्रमित करेगा और केतु आपको डिटैच करेगा। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। आप डिटैच हो गए हर चीज से, तब वो सांसारिक एक इंसान डिटैच होकर भी नहीं जी सकता, और लालायित होकर भी वो परेशान रहेगा। तो ये दोनों परेशानियों का कारण है भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसके अलावा बाकी जो बातें हैं, देखिए मैं आपको वन बाई वन बताऊंगा। यहाँ पे 12 हाउसेज होते हैं और 12 साइन होते हैं, आपको सबको मालूम है। हाउसेज की यहाँ पर हम बीएनएन के अंदर बात नहीं करेंगे, मगर कुंडली जब बनाएंगे तो 12 हाउसेज की इंपॉर्टेंस है। कुछ और मैं आपको दार्शनिक बातें करा रहा हूँ अभी आज की क्लास में। मेन हम भृगुनंदी नाड़ी पर मेन तो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, मगर इनकी जानकारी होना आपको जरूरी है बहुत ज्यादा। देखिए हम पंच महाभूतों पर बेस्ड है, पूरी दुनिया इन्हीं से बनी हुई है। हम भी इन्हीं से बने हुए हैं, आपकी पृथ्वी भी इनसे बनी हुई है। ये पंच महाभूत क्या होते हैं? आपका अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। ये पांच तत्व मिलकर संपूर्ण सृष्टि और जितने भी यहाँ पर लिविंग बीइंग है उन सभी की संरचना करते हैं। तो जीवन के लिए इन पंच महाभूतों की आपकी जरूरत होती है। इसमें ध्यान रखना है कि जो एक तत्व है आकाश, एक इंसान है जो मानव होता है उसके अंदर ये पांचों तत्व होते हैं, मगर जानवरों में आकाश तत्व नहीं होता। आकाश एक्चुअली बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, तो जानवरों में आकाश तत्व नहीं होता। ये केवल 4 ही तत्व होते हैं। और ये तत्व पृथ्वी पर 3 फॉर्म में होते हैं, जड़, मूल और चेतन। जड़ क्या है? जो स्थिर है जो चीज। और मूल क्या है? जो जैसे आपकी जितनी भी वेजिटेबल है जो उगती है बढ़ती है। और चेतन जो भी चीज चलायमान है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। जड़ तो वो है जो ना उगती है ना बढ़ती है, जैसे आपका पृथ्वी है, लैंड है, पहाड़ है, वो सब जड़ है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। मूल वो है जो एक ही जगह पर ग्रो करते हैं, जिसे हम आपकी वेजिटेबल बोलते हैं। और चेतन वो है जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है। तो ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। देखिए पृथ्वी आपका जड़ है, जड़ है। इसके बाद आप वायु देखोगे, ये आपका चेतन है। जल भी आपका चेतन भी मान सकते हो और इसको मूल भी मान सकते हो। इसी तरीके से अग्नि भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। तो पंच महाभूत है आपके। तो पंच तत्वों का मतलब होता है, अग्नि आपके ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, प्रकाश और सृजन का प्रतीक है। जन्म नहीं हो सकता आपका अग्नि के बगैर। जो भी चीज सृजन होता है हमें लगता नहीं है, मगर मेन कारक ऊर्जा है। प्रकाश और ऊर्जा के बगैर ना पेड़ बढ़ सकते हैं ना इंसान पैदा हो सकता है। तो हर तरीके के सृजन, क्रिएशन का कारक आपकी अग्नि होती है। ज्योतिष में इसको हम साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। दूसरा आता है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी आपको मालूम है स्थिर है, तो ये स्थिरता को रिप्रेजेंट करती है। आपके आपके अंदर स्थिरता आती है ना, पंच महाभूतों से मिलकर बने हुए हो। तो अग्नि इन सब चीजों को आपको देती है। और पृथ्वी तत्व तो आपके अंदर क्या देता है? स्थिरता, धैर्य और भौतिक समृद्धि का प्रतीक है। यह आपके अंदर व्यवहारिकता और स्थायित्व को दर्शाता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी तत्व। तीसरा है आपका वायु। वायु क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है। देखिए हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते वायु ना हो तो। आप एक जो बोलोगे वो दूसरे को सुनाई नहीं देगा यदि वायु नहीं है तो वायु होना जरूरी है। ये क्या करता है? आपका विचार। विचार देखिए, वायु और विचार एक जैसी चीज है। जैसे हवा एक पल में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, विचार भी ऐसे होते हैं। संवाद और रचनात्मक या जिसको हम क्रिएशन बोलते हैं, वो सब आपका वायु तत्व की वजह से होता है। ये मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का संकेतक है। आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ जो भी होती है
वो आपको वायु तत्व से पता चलती है। इसके बाद आता है आपका वाटर एलिमेंट। तो आप बॉडी का देखिए 70 टू 80% हमारा शरीर जल तत्वों से बना हुआ है। हमारी पृथ्वी का भी 70 टू 80% जल तत्वों से बना हुआ है। हमारी पृथ्वी का जितने हिस्सा वाटर से बना हुआ है, हमारे शरीर का भी उतना हिस्सा ही वाटर से बना हुआ है। देखिए दोनों में सिमिलरिटी है, बिल्कुल को एग्जिस्ट करते हैं। हमारा शरीर में जितने जो तत्व हैं उतने ही तत्व आपके पृथ्वी पर भी हैं। सो ये आपकी भावनाएं, इमोशन, सहानुभूति को रिप्रेजेंट करता है। हम रो पड़ते हैं तो वही जल तत्व आता है। ये आपकी संवेदनशीलता और गहराई को रिप्रेजेंट करता है। आकाश को ईथर या स्पेस भी बोलते हैं। और ये मेनली आपका, मान लीजिए कि मैं इसको ये कहूंगा कि ये माइंड का कारक जो भी होता है ये आकाश तत्व होता है। तो हम ये पंच महाभूतों से मिले होते हैं। दुनिया की जितनी भी एक्टिविटी है, जितने भी प्लेनेट हैं, दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती हैं, इन पंच महाभूतों से मिलकर बनी होती है। एक मानव का शरीर जो हमें इन पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है। एंड में हम इन्हीं पंच महाभूतों में, जब एक व्यक्ति गुजर जाता है तो उसको आप जलाएं चाहे दबाएं, उसकी मिट्टी बन जाती है। और ये पांच अलग अलग एलिमेंट, ऊर्जा निकल जाती है, उसे हम डेथ बोलते हैं। अल्टीमेटली उसके अंदर एयर, वाटर, ये सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं, वो स्पेस के अंदर चली जाती हैं। तो देखिए हम क्यों इंटरैक्ट करते हैं, प्लेनेट का हमारे ऊपर क्यों असर पड़ता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोग कहते हैं नहीं, इतनी दूर बैठे हुए प्लेनेट कैसे असर डालेंगे। आप ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का कंसेप्ट समझिए। गुरुत्वाकर्षण में जितनी भी बॉडीज होती हैं वो आपका, उनके अंदर कुछ मास होता है, वेट होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो आपका एक जैसी चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ध्यान रखना है। एक प्लास्टिक को कोई चीज दूसरी चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी। आपका प्लास्टिक का मिट्टी के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता, मिट्टी का मिट्टी के साथ कनेक्शन होता है ऑलवेज। तो हमारे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह बने हुए हैं ये उन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर बने हुए हैं जो पृथ्वी बनी हुई है। और पृथ्वी को ही आप अपने आप को पृथ्वी का हिस्सा ही मानकर चलो, आप भी उन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर बने हुए हो। तो जब आप देखिए कि अर्थ एक सूर्य के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रही है। और अर्थ और सूर्य के बीच में जो करंट फ्लो करती है उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। तो ये चुंबकीय बल आपके सभी प्लेनेटों को एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। एक दूसरे को जो वो चुंबकीय बल और जो ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फ्लुएंस करता है, तो अर्थ पर जितने लिविंग थिंग है वो भी उन्हीं पंच महाभूतों से बने हुए हैं। उन लिविंग थिंग पर भी इस मैग्नेटिक फील्ड और इस ग्रेविटेशनल फील्ड का असर होता है। आप में से बहुत लोग सोचेंगे मैं पता नहीं क्या बता रहा हूं। आपने देखा होगा, देखिए बर्ड्स जो होते हैं, ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती मगर ये सब एग्जिस्ट करती हैं, साइंटिफिकली प्रूफ है। आपने देखा बर्ड साइबेरिया से इंडिया आ जाते हैं विंटर में इन दिनों। अब उन्हें कौन रास्ता बताता है? आपने कभी सोचा कि साइबेरिया से, साइबेरिया कहां पर है? आपके प्लेन भी नहीं जा सकते। इंसान में इतना दिमाग है, यदि वो रेडार यूज ना करे तो भी नहीं जा सकते। मगर वो जो पंछी हैं वो साइबेरिया से उड़ते हैं, इंडिया आते हैं और गर्मियों में वापस इंडिया से उड़कर साइबेरिया आ जाते हैं। ना उनके पास कोई रास्ता है। तो ये सारा का सारा एक्चुअली उन्हें, उनके बॉडी के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि वो मैग्नेटिक, मतलब चुंबकीय लाइनों के अलोंग मूव करते हैं और उन्हें पता होता है कि ये चुंबकीय लाइन कहां पर जाएगी। और ये सारी चीज उनके माइंड में फीडेड होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे ऊपर असर डालता है। जो हम ये कहानियों में सुनते हैं वैसा नहीं है। मैथोलॉजिकल कहानियों में जैसे कहते हैं कि मंगल ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो सब पंच महाभूतों की वजह से, सेम एलिमेंट से वो बने हुए हैं, सेम एलिमेंट से हम बने हुए हैं, उन्हीं तत्वों से हम बने हुए हैं। तो हम सब एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं। और जब उनका हमारे ऊपर असर, उनकी मोशन की वजह से हमारे ऊपर जो असर डलता है, उससे हमारे जो बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं, वही पंच महाभूत है, उन पर असर पड़ता है। और उस तरीके से हमारी जो मेंटल स्थिति और शारीरिक स्थिति में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं। और वही एस्ट्रोलॉजी है। इसी को रीड करना एस्ट्रोलॉजी है कि कोई भी प्लेनेट जब अर्थ के किस पर्टिकुलर पोजीशन पर आएगा वो आपके ऊपर क्या असर डालेगा। यही ऋषि मुनियों ने पढ़कर हमें बताया। और उसकी डिटेलिंग वो बताना भूल गए। उन्होंने केवल यह बता दिया कि मंगल यहां पर होगा तो उचका होगा और वो आपके ऊपर इस तरीके का असर डालेगा। अब देखिए मेजर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो सिस्टम है, भृगु नंदी नाड़ी तो मैंने आपको, हम करेंगे ही। ये दो नाड़ी हैं, भृगु और नंदी। एक मीन नाड़ी होती है, एक चंद्रकला नाड़ी होती है, सप्त ऋषि नाड़ी होती है, ध्रुव नाड़ी होती है, बुध नाड़ी होती है। इनके नाम आपने अक्सर सुने होंगे। इसके अलावा मल्टीपल नाड़ी सिस्टम्स हैं। अगस्त्य नाड़ी है जो कि बहन भी है,
बेसिस ऑफ नाड़ी सिस्टम है आपका मीन नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी नवांशा पर बेस्ड है। और इस पर मैंने भी काफी काम किया हुआ है। CS पटेल सर का मास्टरी थी इन दोनों नाड़ियों पर। तो उसके बेस पर आप जो राशि तुल्य नवांश, नवांश तुल्य राशि, या आप देखते हो नवांश के अंदर ये व्यायामशा में चला गया, दुखांशा में चला गया, ये सारी चीजें पढ़ते हो, ये इसी नाड़ी का फंडा है। एक है आपका सप्त ऋषि नाड़ी और भृगुनंदी नाड़ी, ये प्लेनेट के सिग्निफिकेशन पर बेस्ड है जिसे हम करेंगे। एक बुद्ध नाड़ी होती है, वो नक्षत्रों पर बेस्ड होती है। तो यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेनली ये भृगुनंदी नाड़ी को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन अब आया, अभी तक तो मैं आपको बेसिक बता रहा था। बेस्ड ऑन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स है, बेस्ड ऑन ट्राइन एंड डायरेक्शन। ट्राइन और डायरेक्शन, त्रिकोण और दिशाएं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब होता है। हमारा सिलेबस है एक तरीके से। भृगुनंदी नाड़ी में हम पढ़ेंगे ट्राइन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, युति क्या होती है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाली युति नहीं होती इसमें, पाराशर वाली। प्रोग्रेशन क्या होती है, ट्रांजिट क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है। और हम इंपॉर्टेंट ट्रांजिट यहां पर पढ़ेंगे, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। इसके बेस पर आप पूरी की पूरी प्रेडिक्शन देंगे यहां पर बगैर किसी दशाओं के। हु फॉलोज हु, यहां पर एक कंसेप्ट आएगा, कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट को फॉलो कर रहा है, कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में है, इसमें और बाकी नाड़ियों के अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए, व्हाट इज भृगुनंदी नाड़ी एंड हाउ टू मेक क्विक एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन थ्रू इट। ओवरव्यू। भृगुनंदी नाड़ी इज ए ब्रांच ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी developed by Sri R.G. Rao ji. It is compiled complete predictive technique created after research on भृगु नाड़ी एंड नंदी नाड़ी। इन दोनों पर पूरी तरीके से कंपाइल करके ये एक प्रेडिक्टिव टेक्निक बनाई है जो भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी को मिलाकर बनाई हुई है। अब देखिए, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आप बाकी एस्ट्रोलॉजी से इसको रिलेट नहीं करेंगे, वरना फिर हम कंफ्यूज होंगे। तो देखिए की फीचर्स क्या है इसके अंदर। नो दशा और डिविजनल चार्ट रिक्वायर्ड। कोई दशाओं की जरूरत नहीं है इसमें, किसी डिविजनल चार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती भृगुनंदी नाड़ी में। केवल एक ही कुंडली होती है बस, और उसी के बेसिस पर हम सब बात करेंगे। ना आपको कोई दशा देखनी है, ना कुछ भी इस तरीके की चीजों का यूज नहीं है। प्रेडिक्शंस कैन बी मेड विदाउट स्टडिंग दशा और डिविजनल चार्ट। इवन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ इज नॉट नेसेसरी। आपको जन्मदिन भी, जन्म का टाइम भी नहीं पता है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरे दिन की आप प्रेडिक्शन दे दोगे। यहाँ पर आपका सबकी कुंडली इसमें सेम ही होगी पूरे दिन के लिए। अभी मैं बताऊंगा कुंडली कैसे यूटिलाइज करते हैं इसमें। तो इसमें एग्जैक्ट टाइम की जरूरत नहीं है, बाकी सभी में एग्जैक्ट टाइम की जरूरत होती है। इसलिए स्थूल एस्ट्रोलॉजी है, बल्क है। बल्क का मतलब इसके अंदर हम बहुत माइन्यूट डिटेल तो नहीं बता पाएंगे, मगर मोटी मोटी सारी बात बता देंगे। कुंडली और देशकाल पात्र को यदि आप कंबाइन करोगे तो बहुत सटीक प्रेडिक्शन कर पाओगे। सिंपल येट पावरफुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैन बी मेड विद मिनिमल इनपुट्स, बगैर किसी ज्यादा जानकारी के। फोकस इज ओनली ऑन D1 चार्ट, लग्न और असेंडेंट चार्ट पर फोकस होता है, बाकी किसी चार्ट की जरूरत नहीं है। मल्टीपल प्रेडिक्शंस पॉसिबल। एक सिंगल D1 चार्ट से आप कितनी सारी एक व्यक्ति के बारे में n नंबर ऑफ प्रेडिक्शन दे पाओगे। बिगिनर फ्रेंडली, द सिस्टम इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट इवन ए न्यू कमर्स कैन स्टार्ट मेकिंग रिलायबल प्रेडिक्शन विद इन ए वीक। एक हफ्ते के अंदर अंदर भी कोई जिसको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो भी यहाँ पर प्रेडिक्शन कर पाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस लग्ना इज नॉट यूज, कोई लग्न नहीं होती। ऑल द चार्ट्स स्टार्ट फ्रॉम एरीज। अब मैं बता देता हूं इसको। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से चार्ट पढ़कर सभी लोग आए होंगे, तो यहां पर चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, इसमें आपसे मैं जब भी पूछूंगा, प्रैक्टिस में भी आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, तो आपने किस तरीके से आंसर देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये कुंडली है, यहां पर लगन से कोई लेना देना नहीं है। आज की मैं कुंडली बनाऊं सपोज, तो आपको कोई मतलब नहीं, कोई भाव नहीं होता इसके अंदर। आज की मैं कुंडली बनाऊंगा तो देखिए, मैं यहां पर अक्सर जो यूटिलाइज करूंगा ऑलवेज, यहां पर आपका वन साइन होगा। बोलूंगा नहीं कि वन साइन है, आपको अपना आप मानना है। यहां पर टू साइन होगा, कोई भाव नहीं होगा, कोई हाउस नहीं बोलेगा। मैं पूछूंगा कौन सा प्लेनेट कहां पर है, तो कोई ये नहीं बोलेगा किस हाउस में है। ये 3 साइन है,
ये 4 साइन है, ये 5 साइन है आपका। ये लिखूंगा भी नहीं आगे से, आपको ये काल पुरुष की कुंडली होगी ऑलवेज यहाँ पर 1 साइन माना जाएगा, यहाँ पर ये 7 है, या अभी मैं लिख रहा हूं मगर आगे से मैं लिखूंगा नहीं। 8 9 सभी की सेम कुंडली यूज करेंगे हम क्लास के अंदर। अंतर क्या होगा, जैसे आज की रेट में बनाऊंगा तो आपको पता है, देखिए जुपिटर 3 साइन में है। अभी मैं पूछूंगा किसी से जुपिटर का है आपका, वो कहेगा 3 साइन में। शनि का है आपका 12 साइन में, सैटर्न। और यदि रेट्रो है तो रेट्रो भी लिख सकते हो, जुपिटर जैसा रेट्रो है तो आप रेट्रो लिख सकते हो। ये सैटर्न है 12 साइन में, जुपिटर रेट्रो है तो यहाँ पर आप रेट्रो लिख सकते हो। इसके अलावा आपका जो भी प्लेनेट जिस साइन में चल रहा है, लाइक केतु 5 साइन में है तो यहाँ पर हम केतु लिखेंगे। राहु 11 साइन में है तो यहाँ पर हम राहु लिख देंगे। सन आपका 9 साइन में है तो यहाँ पर हम सन लिख देंगे। वीनस भी शायद 9 साइन में ही है तो यहाँ पर हम वीनस भी लिख देंगे इसी में ही। और इस तरीके से हमारी कुंडली बन गई। बस आपको ना किसी भाव से लेना देना है, ना किसी उससे लेना देना है। इसमें मेन एक्चुअली जुपिटर होता है, या तो जहां जुपिटर हो उसे लग्न बना लेते हैं, या ये काल पुरुष की कुंडली हम बनाएंगे और इस तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे लगन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अभी के समय की कुंडली हम देखते हैं और इसको सब फॉलो करेंगे, ध्यान रखना है। मैं पूछूंगा कि आपकी कुंडली में कौन कहां पर है, तो आपको भाव वगैरह नहीं बताने कोई सा, केवल क्या देखना है, देखिए जुपिटर 3 साइन में जो मैंने लिखा है। अब आपसे मैं पूछूं कि ये कुंडली आप डिस्क्राइब करिए मुझे। किसी व्यक्ति की ये कैंसर लगने की कुंडली है, भृगुनंदी नाड़ी में, मैं आपसे पूछता हूं आपकी कुंडली बताइए क्या है, उसको मैं किस तरीके से फॉर्म करूंगा। देखिए इस कुंडली को फॉर्म करता हूं अभी आपके सामने। अब ये किसी पर्सन की कुंडली है, मैं उससे पूछता हूँ बताइए क्या है, वो ये नहीं बताएगा लगन क्या है, भाव क्या है, कौन कहाँ बैठा है। वो शुरू करेगा केतु इन 5 साइन, बस केतु इन 5 साइन। अब मैं 5 भी नहीं लिखूंगा, देखिए यहाँ पर ये 5 साइन हो गया नेचुरली केतु। कहेगा राहु इन 11 साइन, ये 11 साइन हो गया नेचुरली बगैर किसी उसके, राहु लिख दिया। कहेगा जुपिटर इज इन 3 साइन और रेट्रो है, तो यहां पर मैंने जुपिटर रेट्रो लिख दिया। फिर कहेगा सैटर्न इन इज 12 साइन, ये सैटर्न लिख दिया हमने। मून इज ऑल्सो इन 12 साइन, ये मैंने मून लिख दिया। कहेगा सन इज इन 9 साइन, तो ये सन लिख दिया हमने। वीनस इज इन 9 साइन, या वीनस लिख दिया हमने। देखिए यहां पर ये आ रहा है आपका सन, वीनस और मार्स तीनों 9 साइन में है और मरकरी 8 साइन में है, तो मार्स इज ऑल्सो इन 9 साइन, मार्स लिख दिया। मरकरी इज इन 8 साइन, ये कुंडली बन गई। बस इस तरीके से हम यहां पर बीएनएन में कुंडली यूज करेंगे। राशि में लिखनी नहीं है आपको, क्योंकि मैं एरीज लगनी ही मानकर चलूंगा, क्योंकि इसमें लगने की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें जो सेंटर होगा वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्लैनेट को मानकर चलेंगे। यहाँ पर लगने से कोई लेना देना नहीं। किस काम के लिए हम किस प्लैनेट पर फोकस करेंगे वो अभी मैं आपको सिग्निफिकेशंस में बताऊंगा, तो इस चीज का सब ध्यान रखेंगे। अब से आपसे जब भी पूछा जाए, आपको इनिशियली ये एजिटेशन लगेगी, बहुत लोग भाव ही बोलते रहते हैं एंड तक, इसमें कोई भाव नहीं होता। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, कोई लगनी नहीं होती, इसलिए कहीं से भी कुंडली को शुरू कर लीजिए। आपको केवल देखकर ये पता लगना चाहिए कौन सा प्लेनेट किस राशि में है। केवल दो चीजों का मतलब है, प्लेनेट और राशि, प्लेनेट और राशि। कोई भाव नहीं होता, कोई लगनी नहीं होती। इसमें जुपिटर को खुद को जीव लग्न मानकर चलते हैं, मगर वो उसको कहाँ रखा जाए इस बात की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। इस कुंडली के अंदर भृगुनंदी नाड़ी में हर एक प्लेनेट का अपना वो है इंपॉर्टेंस। अब किस प्लेनेट की क्या इंपॉर्टेंस होगी उस पर हम बात करेंगे और उनके सिग्निफिकेशंस को याद करेंगे, वही मेन भृगुनंदी नाड़ी होगी। तो कुंडली इस तरीके से बनाई जाएगी, ये सभी को ध्यान रखना है। तो आप एक तो लगने वगैरह भूल जाइए, भावों को भूल जाइए। अब आता हूं मैं इसमें
आगे की बातों पर। नवांशा वगैरह कुछ नहीं होता, बीएनएन के अंदर रेमेडीज नहीं होती, मगर मैं रेमेडीज आपको कराऊंगा। ये सारी चीजें आपको सबको मालूम होंगी। ये टोटल 12 राशियां होती हैं। यहाँ पर इसी तरीके की कुंडली का मैं यूज करूंगा क्लास के अंदर, कि फर्स्ट हाउस के अंदर मेष या एरीज होगी, सेकंड हाउस जिसे बोलते हो आप यहाँ पे वृषभ होगी, और इस कुंडली को हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं, जो स्टार्ट होती है यहाँ पर लग्न जिसकी हम वन बना लेते हैं, या फर्स्ट हाउस जिसे बोलते हैं वो वन है। यहाँ से जो शुरू होती है वो आपकी काल पुरुष की कुंडली होती है, और यहाँ पर हम काल पुरुष की कुंडली को ही यूटिलाइज करेंगे। इन सभी प्लेनेट की लॉर्डशिप, सभी राशियों की लॉर्डशिप आपको मालूम है कि किस राशि का लॉर्ड कौन होता है। लाइक एरीज, मेष और वृश्चिक का लॉर्ड मार्स होता है। वृषभ और तुला का लॉर्ड शुक्र या वीनस होता है। मिथुन और कन्या 3 और 6 का लॉर्ड आपका बुध या मरकरी होता है। 4 का लॉर्ड आपका मून होता है। 5 का लॉर्ड लियो है, उसका लॉर्ड सन होता है। 9 और 12 का लॉर्ड जुपिटर होता है, और 10 और 11 का लॉर्ड आपका सैटर्न होता है। अब आते हैं सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स, मेन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट इन बीएनएन। ये सब आपको याद होने चाहिए। देखिए ये रटे होने चाहिए, इसके अलावा बीएनएन कुछ भी नहीं है। यहां पर देखिए सिग्निफिकेशन प्लैनेट के हम कई तरीके से देखेंगे। एक देखेंगे वो जिंदगी के किस, आपकी लाइफ के अंदर किस इवेंट को, किस चीज को वो प्लेनेट सिग्निफाई करता है, और दूसरा देखेंगे किन रिश्तों को सिग्निफाई करता है। तो ये दोनों तरीके के सिग्निफिकेशंस आपको याद रखने हैं, और मतलब क्या होगा वो अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर सैटर्न को कर्म का कारक माना गया है बीएनएन में। आपके सभी तरीके के कर्मास को सैटर्न से देखते हैं, और जुपिटर को जीव का कारक माना गया है। जीव मतलब खुद, आप खुद जुपिटर हैं इसके अंदर। मार्स को देह या बॉडी का कारक माना गया है। मार्स को ईगो और एनिमिटी का भी कारक माना गया है। आपके अंदर जो ईगो होगी उसका भी कारक मार्स है। दुश्मनी का, लड़ाई झगड़े का कारक भी मार्स है। मून मन, माइंड का कारक है। मून चेंजेस का कारक है, ध्यान रखना, और ब्लेम का कारक है। चंद्रमा को ब्लेम का कारक मानते हैं, पर जो आपकी मैथोलॉजिकल जो स्टोरी है उसमें हम क्या कहते हैं, चंद्रमा जुपिटर की वाइफ को लेकर भाग गया था, उसको ब्लेम लगा। तो इसीलिए यहां पर मून ब्लेम का कारक है, लॉस का कारक है, चेंजेस का कारक क्यों है आपको मालूम है, बहुत फास्ट मूव करता है चंद्रमा, इसीलिए माइंड का कारक भी है। माइंड भी बहुत फास्ट मूव करता है, अभी आए अभी कहीं चला जाएगा। राहु आपका माया या इल्यूजन का कारक है। माया लोक है, आज हम जिस लोक में रहते हैं उस पर राहु का राज्य है, इसलिए इसको माया लोक बोलते हैं, इल्यूजन का कारक है। केतु मुक्ति, एंड और कट और रिजेक्ट, मतलब एंड है हर चीज का। केतु जहां पर आ गया हर चीज का अंत हो जाएगा इन बीएनएन, रिजेक्शन हो जाएगा। सूर्य आपका आत्मा का कारक तो होता ही है, साथ में गवर्नमेंट और अथॉरिटी का कारक है बीएनएन के अंदर। मरकरी बुद्धि है आपका, ब्रेन। इंपल्सन, इंपल्सन का मतलब जो एकदम से चंचलता जो होती है, बचपना जो होता है, उसका कारक मरकरी होता है। यूथ है एक्चुअली, ये युवा है, बहुत बच्चा है, आपके घर का परिवार का प्रिंस है, तो इसके अंदर बचपना होता है। वीनस सभी तरीके के भोग का कारक है। आपको जो भी चीज करने में मजा आता है उस हर चीज का कारक वीनस है। डिजायर आपकी होगी, वेल्थ होगी, धन होगी, भोग हो गया, लग्जरी, उन सभी चीजों का कारक वीनस है। अब इनका मतलब क्या है, देखिए यूटिलाइजेशन कैसे होगा। यूटिलाइजेशन ऐसे होगा, ये मैंने यहां पर कुंडली बनाई थी। आपने किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो हम इस पर फोकस करेंगे कैसे वो आगे बताऊंगा मैं। जुपिटर को देखेंगे बस, जुपिटर कैसी स्थिति में है वो मैं आगे बताऊंगा, जब आपको कंजंक्शन एस्पेक्ट वगैरह बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए कोई लग्न क्यों नहीं लेते यहां पर, क्योंकि लग्न होती ही नहीं है, प्लेनेट ही सब कुछ है। आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, वो देखने में कैसा होगा, सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, गोरा होगा, काला होगा, जो भी होगा वो जुपिटर से देखेंगे। उसका प्रोफेशन यदि आपको देखना है तो आपने बाकी कुछ नहीं देखना, इस सैटर्न पर फोकस करना है बस। सैटर्न का किस प्लेनेट से किस तरीके से कनेक्शन है, उसके बेस पर हम उसका प्रोफेशन देखेंगे। यदि आपने उसकी एजुकेशन को देखना है तो यहाँ पे मरकरी एजुकेशन का, विद्या का कारक है। अब मरकरी को देखोगे एजुकेशन के बारे में पता चल जाएगा।
सूर्य यहाँ पर अथॉरिटी फादर का कारक है। अथॉरिटी यदि देखनी है पर्सन की, ये देखेंगे। यदि किसी पर्सन की आपको वेल्थ देखनी है, कितना पैसा होगा, सुख सुविधाएं होंगी, फाइनेंसेस, तो वीनस देखेंगे। शरीर के अंदर कितना गुस्सा होगा, ताकत होगी उसके अंदर, कैसी बॉडी होगी, उसके लिए हम मार्स को देखेंगे। तो यहाँ पर आप, और माँ के बारे में देखना है या मन के बारे में देखना है, उसको ब्लेम लगेगा नहीं लगेगा, तो मून को देखेंगे। तो यहाँ पर हर एक काम के लिए अलग अलग नए एक अलग प्लेनेट है, उस प्लेनेट को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो BNN की एक ब्यूटी है, आपको ना कोई राजयोग याद रखने, ना कोई त्रिकोण याद रखना, ना कोई डिविजनल चार्ट याद रखना। यहाँ पर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सा काम से रिलेटेड आप कुंडली को एनालाइज कर रहे हो। तो हर काम के लिए एक प्लेनेट है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया है कि कौन सा प्लेनेट किन चीजों का सिग्निफिकेटर है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेटर है, आपको कर्मास देखने हैं तो सैटर्न से देखेंगे। व्यक्ति के बारे में, खुद के बारे में देखना है तो जुपिटर से देखेंगे। माइंड के बारे में देखना है तो मून से देखेंगे। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट और अथॉरिटी देखनी है तो सूर्य से देखेंगे। बुद्धि देखनी है, एजुकेशन देखनी है तो मरकरी से देखेंगे। और उसकी जो वेल्थ वगैरह है वो देखनी है तो आपको वीनस से देखेंगे। फर्दर बार बार आएगा। देखिए सिग्निफिकेशन मैंने कई तरीके से क्लासिफाई किए हुए। मेन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, रिलेशंस क्या है, रिश्ते देखने हैं अपने। इसमें आप अपने हर रिश्ते के बारे में बता पाओगे। सूर्य फादर और सन दोनों का ही कारक है, पिता का कारक भी है और सूर्य सन का भी कारक है। बचपन में आप पिता की तरफ देखते हो, बुढ़ापे में पुत्र की तरफ देखते हो, तो दोनों जगह पर आपको सूर्य की तरफ देखना पड़ेगा। अब इसको कब फादर मानेंगे, कब सन मानेंगे, ये हम देशकाल पात्र के हिसाब से देखेंगे। किसी बच्चे की कुंडली देख रहे हो तो उसमें सूर्य पिता है, और किसी बुजुर्ग की कुंडली देख रहे हो तो उसके अंदर सूर्य सन है। बीच की उम्र है तो वो पिता भी हो सकता है और सन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। मून मदर का कारक है यहाँ पर BNN में। मार्स आपके हस्बैंड और छोटे बहन भाई का कारक होगा। ये सब याद रखना है। अपने हस्बैंड को देखना है, यदि आपने आप किसी भी गर्ल के हस्बैंड को देखना है तो आपने मार्स को देखना है। वहां पर पति के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन देनी है तो मार्स को देखकर देंगे। माँ के बारे में प्रेडिक्शन देनी है तो मून को देखकर देंगे। पिता के बारे में प्रेडिक्शन देनी है तो सूर्य को देखकर देंगे। मरकरी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लवर और लास्ट ब्रदर और सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसी के यदि 3-4 बहन भाई हैं तो जो सबसे एंड वाला जो ब्रदर या सिस्टर होगा वो मरकरी है। लास्ट आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है आपका फ्रेंड सर्कल, वो सारा मरकरी है। जुपिटर खुद है और साथ में गाइड एंड गुरु है। आपका जो भी गाइड या गुरु है वो जुपिटर है। वीनस क्या है, देखिए जो फीमेल नेटिव है उसके लिए सेल्फ में जुपिटर भी है और वीनस भी है। मैं बताऊंगा कब जुपिटर यूज करना है, कब वीनस यूज करना है बाद में। मगर एक फीमेल नेटिव के लिए वीनस भी सेल्फ की तरह काम करता है और जुपिटर भी करता है। डिफ्रेंशिएट मैं आगे करूंगा। कोई क्लियर कट RG राव जी ने नहीं दिया था, वो अलग अलग जगह इसको कभी वीनस यूज करते थे, कभी जुपिटर यूज करते थे, वो मैं आपको बताऊंगा। वीनस वाइफ है, जैसे मार्स हस्बैंड है। अब किसी पुरुष की कुंडली में, मेल की कुंडली में वाइफ के बारे में देखना है तो वीनस को देखेंगे। वैसे वीनस मेनली आपकी लाइफ के अंदर सभी इंपॉर्टेंट फीमेल नेटिव है। एक मेल के पास आपकी एल्डर सिस्टर वीनस है। देखिए एल्डर सिस्टर वीनस तब तक है जब तक कि मदर जिंदा है, और मदर जब मदर की डेथ हो जाती है, इसे आप नोट कर लीजिए, तो मून एल्डर सिस्टर हो जाता है। चंद्रमा जब तक माँ है तो, क्योंकि माँ मून है, माँ मून है। अब जब माँ नहीं रही तो बड़ी बहन माँ का रोल प्ले करती है, इसलिए उसको वीनस की जगह मून से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसकी माँ जिंदा है तो मून माँ होगी। अभी मैंने बताया मदर इज मून। मगर जब माँ की डेथ हो जाती है तो एल्डर सिस्टर माँ का रोल ले लेती है और उसको मून से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डर डॉटर भी वीनस है और डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु भी वीनस है। सैटर्न आपके बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है। शनि, राहु पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अब इसमें डिस्प्यूट है, मगर आप मान लीजिए कि राहु आपके दादा दादी को और केतु नाना नानी को रिप्रेजेंट करता है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है। रोल ऑफ प्लेनेट इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, प्लेनेटरी पोर्टफोलियो एंड कर्मा इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एम्फसाइजेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ की रोल्स ऑफ द प्लेनेट। जो भी मैंने बताया कि किस प्लेनेट का क्या की रोल होगा वो यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे मेल चार्ट के अंदर जुपिटर उसको खुद को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफिकेटर ऑफ लाइफ है। फीमेल चार्ट के अंदर दोनों जुपिटर और वीनस उसको जीव कारक होते हैं, उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म कारक मतलब ये हो गया आपका सिग्निफिकेटर, जो भी काम करोगे डीड्स, उनका कारक शनि है। मगर साथ ही साथ ध्यान रखना शनि डिले का भी कारक है। शनि डिले का भी कारक है, ध्यान रखिएगा।
सैटर्न आपका कर्म कारक तो है, मगर आपका डिले और दुख का कारक भी सैटर्न होता है। आपको लंबी बीमारियां जब देगा, किसी चीज में देरी करेगा, तो उसका कारण भी सैटर्न होने वाला है। तो भृगुनंदी नाड़ी के लिए ये 3 प्लेनेट को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। जुपिटर, वीनस और सैटर्न ये स्पेशल कैटेगरी में आते हैं टुगेदर, क्योंकि जुपिटर सेल्फ है, वीनस भी सेल्फ है फीमेल के केस में, और सैटर्न आपका कर्म का कारक है। तो ये 3 स्पेशल कैटेगरी के कारक हैं। बाकी प्लेनेट जो होते हैं आपके, उनको फर्दर डिफाइन किया हुआ है। डेस्टिनी मेकर प्लैनेट्स, ये आपके सन, वीनस और मरकरी डेस्टिनी मेकर्स का मतलब, ये यहां पर प्लेनेट आपके भृगु नंदी नाड़ी के अंदर आपके भाग्य के विधाता, भाग्य को बनाने वाले ग्रह आपके सूर्य, शुक्र और मरकरी, ये तीनों प्लेनेट। जब भी ये इन प्लेनेटों का कनेक्शन आपके इन प्लेनेट से, जुपिटर से और सैटर्न से होगा इन जनरल, तो ये आपका भाग्य बनाएंगे। डेस्टिनी मेकर का मतलब भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाले प्लेनेट। सूर्य यहाँ पर सिंबलाइज करता है गवर्नमेंट को, फेम को। इन एक एक वर्ड को याद रखना, जब भी सूर्य का रोल आएगा तो वो फेम को रिप्रेजेंट करेगा, सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। बीएनएन में प्रेडिक्शन ऐसे ही दी जाती है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर के साथ सूर्य आ गया, तो जुपिटर आप सेल्फ हो और सूर्य फेम है, आपको वो फेम दिलवाएगा, आपको वो सक्सेस दिलवाएगा सभी चीजों में। इट रिप्रेजेंट द फादर एंड सन इन बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट। तो यहां पर जो भी प्रेडिक्शन दी जाएगी, देखिए कितने आसानी से दी जाएगी, 1-2 क्लास में आप सीख ही जाओगे कि ये जुपिटर है। कौन है? आप। और जुपिटर का कनेक्शन किससे हो गया? सूर्य से। जुपिटर और सन का कनेक्शन बन रहा है, तो आपको वो फेम दिलाएगा, बिकॉज सूर्य एक तो डेस्टिनी मेकर है, मतलब आपके भाग में वृद्धि करेगा, और कैसे करेगा? आपको फेम दिलवाएगा, सक्सेस दिलवाएगा। एंड इन दिस वे वीनस रिप्रेजेंट करता है लग्जरीज एंड प्रोस्पेरिटी इन ऑल चार्ट्स, ऑल्सो सिग्निफाई द वाइफ इन मेल चार्ट। तो ये सब तरह की लग्जरी, सुख सुविधाओं को दिलवाने वाला बीएनएन के अंदर शुक्र है। मरकरी इंडिकेट करता है इंटेलिजेंस को, कम्युनिकेशन को, कॉमर्स को, एंड सिंबलाइजेज यंगर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स इन बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट। किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर जुपिटर, आप सेल्फ हो, देखो इतने आसानी से प्रेडिक्शन की जाएगी इसमें। जुपिटर आप है और जुपिटर का कनेक्शन मरकरी से हो रहा है। कनेक्शन मैं बताऊंगा किस किस तरीके से होगा, जो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला कनेक्शन नहीं चलता यहाँ पर। मरकरी से हो गया, तो जुपिटर मतलब सेल्फ, आपके अंदर क्या ले आएगा? वो इंटेलिजेंस। आपके अंदर क्या ले आएगा? कम्युनिकेशन। आपके अंदर क्या ले आएगा? कॉमर्स। ये सारी चीजें आपको लेकर आएगा। इस तरीके से इन प्लैनेट्स का यहाँ पर हम यूटिलाइजेशन करेंगे। अभी आपके लिए याद रख लीजिए कि ये प्लैनेट आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य बनाने वाले हैं। अब आते हैं डेस्टिनी मॉडिफायर प्लैनेट्स। मार्स और मून ये है मॉडिफायर, जो आपके भाग्य को बदलेंगे। ये नेगेटिव है प्लेनेट जनरली। मून आपका खराब प्लेनेट होता है भृगुनंदी नाड़ी में, मगर ये हमेशा खराब करेंगे ऐसा नहीं है, मगर इन जनरल ये खराब करेंगे। मार्स और मून दोनों ही जब भी जुपिटर से कनेक्ट हो जाएंगे या जिस भी प्लेनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे देखिए मरकरी बुद्धि का कारक है, मार्स डेस्टिनी मॉडिफायर है। मरकरी के साथ मार्स आ गया तो वो आपकी एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम करेगा। वीनस के साथ मार्स आ गया तो आपकी वेल्थ में प्रॉब्लम करेगा। सन के साथ मार्स आ गया तो पिता के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरीके से यहां पर प्रेडिक्शन दी जाती है, क्योंकि मार्स देखिए क्यों मॉडिफायर है, ये ईगो लेकर आता है। अच्छा होते हुए भी ईगो लाएगा, अग्रेशन लेकर आएगा। सपोज जुपिटर से मार्स ऐड हो गया तो पर्सन में ईगो आ जाएगी। सन से मार्स ऐड हो गया तो पिताजी गुस्से वाले होंगे, अग्रेसिव होंगे, कंफ्लिक्ट लेकर आता है, ब्रदरहुड। इन फीमेल चार्ट ये हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो फीमेल नेटिव के केस में हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेगा। मून आपका रिफ्लेक्ट करता है माइंड को, इमोशंस को, स्पिरिचुअलिटी को, मगर ये मूड स्विंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, एडल्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, और मदर को रिप्रेजेंट करता है, ब्लेम को रिप्रेजेंट करता है। तो मून का जिससे भी कनेक्शन हो गया, सन और मून का कनेक्शन है तो वो ब्लेम लेकर आएगा पिताजी को। जुपिटर का मून से कनेक्शन हो गया तो आपको, पर्सन को ब्लेम लेकर आएगा। और कनेक्शंस पर हम डिटेल बात बाद में करेंगे, ये केवल मैं मॉडिफायर का मतलब बता रहा हूं यहां पर। और ये 2 प्लेनेट हैं डेस्टिनी ब्रेकर्स, ये हर तरीके से हमें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। राहु एंड केतु, ये 2 प्लेनेट आपके डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट होते हैं। ये आपके भाग्य में जिसके साथ भी चले जाएंगे उससे रिलेटेड आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। सपोज केतु शनि के साथ चला गया तो आपके कारोबार का एंड कर देगा। केतु एंड है, किस चीज का एंड है? वीनस के साथ केतु है तो आपकी वेल्थ का एंड कर देगा। सूर्य के साथ केतु है तो फादर के लिए अच्छा नहीं है। मरकरी के साथ केतु है तो आपकी एजुकेशन को एंड कर देगा।
यदि जुपिटर के साथ केतु है तो आपको खुद को वो बिठा देगा एक जगह पर, सैटर्न के साथ केतु है तो वो कर्मों को एंड कर देगा। तो भृगुनंदी नाड़ी एक्चुअली प्लेनेट सिग्निफिकेशंस पर बेस्ड है। इस तरीके से आप दिमाग में इसको बनाइए। कमिंग क्लासेस में आपको एक्चुअल में ये पिक्चराइज होगा। अभी आप सिंपली ये मानकर चलिए, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए आज तक की क्लास से कि आपको यदि कारोबार देखना है तो मेन प्लेनेट कौन है, ये ध्यान रखिएगा। आपको लग्जरी देखनी है तो मेन प्लेनेट कौन है, आपको एजुकेशन देखनी है तो मेन प्लेनेट कौन है। क्योंकि आपके पास कोई भी आएगा तो क्या करने आएगा, एज ए एस्ट्रोलॉजर हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो आपसे एक प्रश्न लेकर आएगा कि भाई मेरी नौकरी ठीक नहीं चल रही क्या करूं, मेरा पढ़ाई ठीक नहीं चल रही क्या करूं, क्या वजह है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ये मालूम करना है कि हमें किस प्लेनेट को एनालाइज करना है। यदि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस पर्टिकुलर प्लेनेट को एनालाइज करना है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। आज की क्लास को मैं शॉर्ट ही रखूंगा, ये इंट्रोडक्शन टाइप क्लास है। कमिंग क्लास में मैं और डिटेल के अंदर इसमें जाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों के किसी के भी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हैंड रेज कर दीजिए वन बाई वन, जिसने भी पूछना है तो आई विल आंसर द क्वेरीज। किसी भी तरीके की क्वेरी हो आपको, कोई नहीं है? देखिए इसका नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका मैं एक और ग्रुप बनाऊंगा अभी, जिसको बोलूंगा इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आपको लिंक भेजूंगा, सभी को ज्वाइन करना है। वीडियो और पीडीएफ मैं उसी पर पोस्ट करूंगा, वीडियो और पीडीएफ उसी ग्रुप पर आपके आएंगे। कुछ बीच बीच में मैं कुछ एक सिंपली वीडियोस भी पोस्ट करूंगा, उन्हें भी आपने देखना है। जब मैं प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस बता दूंगा तब हम दो दो प्लेनेट के कंजंक्शन करेंगे कि जुपिटर और वीनस का यदि कंजंक्शन होगा आपकी कुंडली में तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, जुपिटर और केतु का होगा तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। उस तरीके के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं, उसके मैं 2-3 वीडियोस आपको दूंगा, तो वो आपने सभी ने देखने हैं। और उसके बाद जो क्लास होगी उसके अंदर उससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो आप पूछ सकते हो। तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो मैं आज की क्लास अभी एंड करता हूँ। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा एक चीज और जो नहीं छोड़ के गए, न्यू है जो बिल्कुल, आपको क्या लगा आइडिया, कुछ बताएंगे? कौन है न्यू एकदम, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया? सरोज मैम आप बताइए, कुछ समझ में आया? जी सर, नहीं आया? आ रहा है सर। ज्योति मैम लग रहा है कि क्या चीज है। हाँ जी सर, सब समझ में आ रहा है आ रहा और है? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है जी। मैम आपको क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा देखिए हेजिटेट मत करिएगा, मुझे क्वेश्चंस का आंसर देने में मज़ा आता है, तो आप कभी भी हेजिटेट मत करिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछिएगा। और हमारी बाय द वे इस बैच में मेरे फर्स्ट टाइम स्ट्रेंथ कम है, तो हम थोड़ा, आप लोग ज़्यादा सीख के जाओगे मुझे उम्मीद है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।